ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो बेसिकली आज की हमारी क्लास का जो पर्पस है वो है, हमने सी लॉ के अंदर जो टॉपिक ऐड हुए हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, जो से सेक्शंस ऐड हुए हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारी क्लास का जो एजेंडा है, सबसे पहले जो हम इस अभी शुरू करेंगे, पहले हमने सेक्शन देखना है कि कौन कौन से सेक्शंस इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। फिर हम थोड़ा सा इनकी वेटेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या कितनी वेटेज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, या एडिशन डिलीशन हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि यार इसके अंदर एक्सपेक्टेड टॉपिक कितने, चैप्टर कितने बन सकते हैं, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो 11 से लेके 17 18 तक थे, 16 तक थे, 11 से 16 थे, 5-6 चैप्टर थे, तो कोई खास नहीं थे। अब देखते हैं कि इसके अंदर मजीद कितने चैप्टर बन सकते हैं। इसके अलावा जो फिर हमारी मजीद चीज होगी, पेपर सिलेक्शन के ऊपर आपकी बात होगी कि भैया पेपर उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और एंड पे आपके कंप्लीट क्वेश्चन हम लेंगे बैठ के स्कूल से। ठीक हो गया। ओके बेटा, तो बात करते हैं यहाँ पे जरा। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? इस्माइल, शफकत बैठा है क्लास में? आवाज सबको क्लियर है बच्चे? जी सर, आवाज क्लियर है। ओके क्लियर है सर। ओके ओके, गुड हो गया, गुड जी हो गया। जी चलें जी, बात करते हैं जरा हम अपना कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ के अंदर बेटा अगर हम देखें कि जो सेक्शन ऐड हुए हैं या चैप्टर ऐड हुए हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा वेटेज की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई क्या कुछ उन्होंने इसके अंदर शुरू में कहा है। ओके, वो कहता है इनकॉर्पोरेशन एंड इशू ऑफ शेयर, 15 से 20 नंबर का इसका वेटेज है। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर जो हमारा था वो भी एज इट इज रहेगा हमारा, और इसी तरह जो ये हमारा क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन का पहला हमारा चैप्टर था जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन थी, वो भी एज इट इज है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो मैनेजमेंट है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर जो आता है वो हमारे डायरेक्टर्स वाला जो चैप्टर है वो इसके अंदर आता है, मैनेजमेंट वाला चैप्टर आता है। ये एक अच्छा खासा चैप्टर था, इसके अंदर एडिशन हुई है, इसके अंदर न्यू सेक्शन ऐड हुआ है। कौन से हुए हम अभी हम देखेंगे आगे चल के। इसी तरह मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव की और मेंबर्स की जो मीटिंग या प्रोसीडिंग वगैरह हैं, इसके अंदर कोई नई एडिशन नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर वो मजीद एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकता है। बहरहाल सेक्शन जो है कोई मेजर सेक्शन ऐड नहीं हुआ। अकाउंट्स एंड डिविडेंड, 15 से 20 नंबर का इसने उसे किया है। तो ऑफ कोर्स पहले सिर्फ अकाउंट्स, ऑडिट अकाउंट्स होता था, फिर वो खत्म करके अकाउंट्स एंड डिविडेंड किया गया, लेकिन अभी भी अकाउंट्स एंड डिविडेंड है। अगर इसका वेटेज बढ़ाया गया है पुत्र, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन की गई है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कोर्ट, अब ये एक अच्छा खासा तगड़ा पोर्शन ऐड किया गया है। ये एक टोटल 100% फुल फ्लेज न्यू टॉपिक है। ये पहले कभी भी कंपनी लॉ का पोर्शन या हिस्सा नहीं रहा, ये कभी भी नहीं रहा। ये फाइनल लेवल का था, इंटर लेवल पे कभी भी नहीं रहा, पिछली स्कीम में भी नहीं था, उससे पिछली स्कीम में भी नहीं था। ये वाइंडिंग अप के सेक्शन ऐड किए गए हैं। ठीक हो गया। बाकी ये प्रिपरेशन लेवल और टेस्टिंग लेवल वगैरह है। बेटा एक बात ध्यान में रखें, जो भी नया टॉपिक ऐड होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा वो T1 लेवल का टेस्ट होगा, मतलब उसमें से 5 से पर टॉपिक 8 नंबर से ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शंस की। तो ज्यादातर बात करें, ये वाले तकरीबन तमाम सेक्शंस पुराने मौजूद है, मैंने देखे हैं किसी हद तक इसके अंदर कोई खास एडिशन नहीं नजर आई मुझे, ये तकरीबन वही है। यहां तक सेक्शन सारे वही हैं, ये वाले तकरीबन तमाम सेक्शन न्यू हैं, और सेक्शन 293 से लेकर 382 तक ये वो सेक्शन है जो वाइंडिंग अप कोर्ट को, वाइंडिंग अप के जो प्रोसीजर है उसको गाइड करते हैं। तो देखते हैं जनाब इसका वेटेज कितना है, हमारे नोट्स किधर है, ये रहे हमारे पास। तो ये बेटा सेक्शन 293 बेसिकली वाइंडिंग अप को इंट्रो, वाइंडिंग अप का इंट्रो जो है वो प्रोवाइड करता है आपको कि भाई ये वाइंडिंग अप की चीजें हैं, इस तरह सर्कमस्टांसेस वगैरह। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन हमारे पास 301 आ गया, ये सारा 301 चल रहा है। उसके बाद ये सेक्शन 302 हमारे पास चल रहा है, ये नई एडिशन है, कंपनी एंड डीम्ड ऑनरेबल। देखो जो कंपनी लॉ बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि वाइंडिंग अप और एक था ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल मैनेजर जो है, वो एक छोटा सा एक टच मौजूद था सेक्शन 42 के अंदर, जब उसकी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी थी, जब उसका लाइसेंस कैंसिल होना था। तो ये अब वो प्रोसीजर डिटेल में आ गया। ठीक हो गया। ये सेक्शन 302 ऐड हुआ है, 304 ऐड हुआ है ये वाला। उसके बाद अगर हम चलते जाएं तो ये 305 सेक्शन है, 306 है। अब ये बेटा चैप्टर्स इसके तकरीबन मिनिमम भी 3 चैप्टर बनेंगे। ये जो मौजूद सेक्शन है ये टोटल बेयर एक्ट से मैंने उठाए हुए, मतलब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन मौजूद नहीं है, इसके अंदर एग्जांपल्स मौजूद नहीं है। ये बेयर एक्ट है, सीधा साधा छांटा हुआ, मतलब ये हर सूरत बुक के अंदर होगा,
इसके अंदर एडिशन हो सकती है, डिलीशन नहीं हो सकती। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये सेक्शन जो ICAP ने बताए हैं बेयर एक्ट के सेक्शन है, ICAP की स्टडी टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। क्यों? जब स्टडी टेक्स्ट में ये चीजें आएंगी तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी शामिल होगी, एग्जाम्पल भी शामिल होंगी। तो ये एक जो पोर्शन बनेगा कम से कम सिर्फ वाइंडिंग अप का 3 से 4 चैप्टर का पोर्शन हमारा जाएगा। ओके, ये हमारा सेक्शन 315 है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफ कोर्स ये एक सेपरेट चैप्टर होगा। उसके बाद ये सारा वही चल रहा है। फिर सेक्शन 302 स्टेट हुआ है, शुरू हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू बी मेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर वगैरह। उसके बाद हम चलते हैं, अगला सेक्शन हमारे पास 321 मौजूद है, ये हमारा ऐड हुआ है नया। सेक्शन 347 हमारे पास मौजूद है कि कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जा सकती है, खुद को क्लोज कर सकती है। सेक्शन 381 एंड सेक्शन 382 ये टॉपिक हैं जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर से हमारे सिलेबस में नए ऐड हुए हैं, पुराने ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, वो खत्म नहीं हुए। ये सेक्शन एडिशन हुआ है। अब अगर हम देखें तो बेटा इसके ऊपर ये आ रहा है, कितने पेजेस हैं? 8 पेजेस ये हमारे बन रहे हैं, लेकिन बुक के अंदर जब ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ आएंगे तो ये 3 चैप्टर कम से कम होंगे, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगला एक टॉपिक इसके अंदर मजीद ऐड हुआ है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशंस। ठीक है, ये डिविडेंड वाला टॉपिक हमारा ऑलरेडी 16 चैप्टर में मौजूद था, लेकिन ये वाली चीजें नई ऐड हुई हैं, पहले ये मौजूद नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो कौन कौन सा सेक्शन ऐड हुआ है भाई? कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड रेगुलेशन 2017 सेक्शन 2 का 6वां और 8वां सब सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 3 ऐड हुआ है, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 और 2 ऐड हुआ है। तो ये कौन से सेक्शन है? एक कोई सेपरेट चैप्टर नहीं बनेगा बेटा, ये उसी के अंदर ही ऐड होगा डिविडेंड वाले में। पेइंग एजेंट है, वर्किंग डे की डेफिनेशन है, इसी तरह सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 4 है ये, और सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। तो ये ऐड हुआ है हमारा डिविडेंड वाले एक चैप्टर के अंदर। टॉपिक पहले ही मौजूद था, ये 16वां चैप्टर जो था हमारा उसके अंदर, लेकिन ये उसके अंदर एडिशन हुई है। अगला बेटा चीज ऐड हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये भी पहले मैनेजमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक हमारा मौजूद था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे सब कुछ था, लेकिन इसके बाद जो ऐड किया गया है वो रेगुलेशंस में से, ये रेगुलेशन है, ये एक्ट में से नहीं है, कंपनीज एक्ट। बेटा देखो ये बात ध्यान में रखो, जो हमारा कंपनी लॉ है उसके अंदर सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 नहीं है, उसके अंदर हमारा सिक्योरिटीज एक्ट भी मौजूद है, उसके अंदर रूल्स भी मौजूद है, उसमें हमारे रेगुलेशंस भी मौजूद है मुख्तलिफ किस्म के, ये आपके सामने है। तो लिहाजा सिर्फ वो कंपनीज एक्ट 2017 नहीं, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी क्वेश्चन आए तो वहां पे हम पता है कि एक जनरल कुलिया देते हैं कि जिस तरह भाई घर में हमारा जो आलू होता है ना वो हर सब्जी में फिट हो जाता है कि भाई आपने जो पकाना है उसमें तकरीबन 90% सब्जी में आलू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक आलू होता है कंपनीज एक्ट 2017, और हम क्वेश्चन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी लुक को इंप्रूव करने के लिए बच्चों को कहते हैं कि पुत्र आंखें बंद करके ये डाल देना है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2017, ये तो डालो ना यार, आगे देखी जाएगी। तो हर टॉपिक में ये नहीं करना होता, मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर शामिल है हमारे कंपनी लॉ के अंदर। ओके, हाँ ये एक बात ध्यान में रखनी है कि ये बाकी कंपनीज एक्ट के सब ऑर्डिनेट है, मतलब ये सारी चीजें मौजूद हैं जो कंपनीज एक्ट के अलावा, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। इसके अंदर सिर्फ रेगुलेशन 4 ऐड हुआ है, और ये बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहले हमारा टॉपिक मौजूद है कि हर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये भी मौजूद था कि वो कहां से होना चाहिए, लेकिन ये जो चीज ऐड हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले नहीं था, अब आ गया है रेगुलेशन 4, और ये बहरहाल अच्छा खासा है। ये एक ही सेक्शन रेगुलेशन ऐड हुआ है और ये यहां पे जाके एंड हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो रेगुलेशन है वो ऐड हुए हैं। उसके बाद अगर देखें तो भैया सिक्योरिटीज एक्ट 2015 ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस का पार्ट है, प्रोस्पेक्टस वाला टॉपिक, इसके अंदर कोई नया सेक्शन ऐड नहीं हुआ, ये तकरीबन सब सेम है। ठीक हो गया, तो लिहाजा अगर हम देखें तो मेजर पोर्शन कौन कौन से हिट हुए हैं या अफेक्ट हुए हैं नई स्कीम के अंदर, तो पहले नंबर पे वाइंडिंग अप ऑफ कोर्ट, ये 3 चैप्टर तो भैया लपेट रिपोर्ट के साइड पे रख दो ना, ये तो आने आने। उसके बाद जो बेटा मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, मैनेजमेंट वाला टॉपिक था यहां पर, अगर हम इसकी वेटेज पे जाएं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक इसको हिट किया गया है।
इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है वो ऐड किया गया। उसके बाद जो टॉपिक ऐड हुआ है वो डिविडेंड वाले में एडिशन हुई। आप खुद देख सकते हैं कि 10 से 12 से ये 15 से 25 20 नंबर पे चला गया। तो बहरहाल इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हुई है। तो हमने देखा कि डिविडेंड के जो रूल्स हैं वो इसके अंदर आए हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं बेटा जो कंपनी लॉ के अंदर ऐड हुई हैं। हमारा आने वाला वेटेज ऐसा होगा। अब एक और मसला यार, बहुत फनी चीजें हैं यार आई कैप की। अब एक और इशू है कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, कि क्या ये एमसीक्यू बेस्ड होगा या नहीं होगा, क्या ये सारा थ्योरेटिकल होगा। अभी देखा रिसेंट अटेम्प्ट में 30 एमसीक्यूज हुआ करते थे। तो जहां तक बच्चे मेरी असेसमेंट है एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। और अगर इन फ्यूचर खत्म भी करेगा तो कंपनी लॉ में से खत्म करेगा, एम लॉ के अंदर एमसीक्यूज रहेंगे। लेकिन बेटा जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं या तैयारी कराता हूं, कभी भी मैंने एमसीक्यूज के रेफरेंस में नहीं कराई। अगर मेरी क्लास के बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे तो उनको मैंने हमेशा कहा था इस पेपर में, खासतौर पर ये जो पेपर हुआ है रिसर्च एंड अटेम्प्ट का, हमने पहली जो वीडियो थी, पहला लेक्चर था, उसके अंदर हमने पेपर का सारा डिस्कस किया था, थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके आंसर देखे थे। मेरी पहली क्लास से लेकर, बल्कि रिवीजन लेक्चर यूट्यूब के ऊपर पढ़े हैं मेरे, 30-35 लेक्चर है, सारे पढ़े हैं। अगर आप उठा के देखिए एम लॉ के, तो पहले दिन से मैंने उन्हें कहा था कि पुत्र एग्जाम्पल्स कोई नहीं छोड़नी, एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़नी बुक के अंदर जो मौजूद है। आप पेपर बुक करो ना करो, नोट से याद कर लो, एग्जाम्पल नहीं छोड़नी चाहिए। और रिसेंट जो अटेम्प्ट का पेपर आया पुत्र 75% एग्जाम्पल्स में से था। कहीं पे भी वो डायरेक्टली बुक के अंदर चीजें मेंशन नहीं थी, सारी जो थी वो एग्जाम्पल के अंदर थी। मिसाल के तौर पे एजेंसी वाला क्वेश्चन वो एग्जाम्पल के अंदर था, उल्टा करके पूछा हुआ था। इस तरह काफी सारे एमसीक्यूज थे वो एग्जाम्पल्स में से पूछे गए थे। तो देखो बेटा, ये जो आई कैप के पेपर बनाने वाले एग्जामिनर होते हैं, ये कोई फरिश्ते नहीं होते कि इनको इल्हाम होता है और वो क्वेश्चन बना देते हैं। जरा थोड़ा मेंटेलिटी को सोचो ना, मेंटेलिटी क्या है कि भाई क्या ये फरिश्ते होते हैं कि ऊपर से इनको क्वेश्चन आते हैं। दो ही ऑप्शन है ना, एक तो ये है, देखो बेटा जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, जिस चीज को कभी सुना नहीं आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो ज्यादातर तो भाई एसीसीए के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्योंकि लॉ हमारा डिफरेंट है थोड़ा सा उनसे, तो भाई एग्जाम्पल जो हमारी मौजूद है उन्हीं को मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अभी इंतजार करते हैं बुक का कि बुक आ जाए इनकी। लेकिन अब अगर हम देखें कि भाई स्टार्ट कर देना चाहिए या बुक का वेट करना चाहिए, तो बेटा अगर हम इसके अंदर देखें तो तकरीबन 40% एडिशन है कंपनी लॉ में, 40% एडिशन है, 60% सिलेबस जो है वो पुराना है। शुरू वाले तमाम टॉपिक तकरीबन सेम है। तो हमें फिलहाल अगले 2 महीने तक, 1.5 से 2 महीने तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नई बुक्स आई हैं या नहीं आई। हमारे पास वो बुक मौजूद है जो ऑलरेडी आपके पास पुरानी बुक मौजूद है, उसके अंदर से आप ये पहले वाला पोर्शन 60% आप कवर कर सकते हो बेफिक्र होके। सेम इस तरह अगर एम लॉ की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 30% एडिशन हुई है, उसका भी जो 70% है वो ओल्ड वाला ही है। तो लिहाजा आंखें बंद करके आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हो। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर पेपर उठाएं या ना उठाएं, या छोड़ दें या इसको स्किप करके कोई और छोड़ें। पहले तो यार मुझे इस चीज का आंसर दो कि भाई आप स्किप करके कौन से लड्डू खाना चाह रहे हो, क्या फायदा होगा उसका। पहले तो मुझे एक बात बता दो ये वाली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो बेसिकली इस ड्राफ्ट के अंदर ही मौजूद है, मैंने हाईलाइट की हुई है उसको सिलेबस से बिल्कुल स्टार्ट में। अच्छा, टैक्स के अंदर कोई खास चेंज नहीं हुई, कॉस्ट के अंदर काफी सारी चेंज हुई है, और इसी तरह बाकी किसी कॉस्ट, बीएम, लॉ, ये तीनों ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, बाकी नॉर्मली सेम ही रहे हैं। एक मिनट, किधर गया किधर गया किधर गया, मैंने हाईलाइट किया हुआ है यार, एक मिनट। ये अच्छा, जो वहां पे लिखा हुआ है P1, T1, T2, इससे क्या मुराद है? तो बेटा P1 से मुराद होता है प्रिपरेशन लेवल, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो उसने बताया हुआ है कि P1 के अंदर आपका क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, P2 के अंदर क्या होनी चाहिए। तो वो मुख्तलिफ टॉपिक की बताता है कि वो किस तरह से टेस्ट कर सकता है। P3 लेवल के ऊपर भी बात आ चुकी है यहाँ पे लॉ में, T1, T2, T3। अब उसने एक चीज बात की है यहाँ पे, देखो जरा इस टॉपिक को पढ़ो। वो कहते हैं कि भाई कोई भी नया टॉपिक जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सिर्फ लेवल 1 पर टेस्ट होगा। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन होंगे ज्यादातर वो स्ट्रेट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जिसका मर्जी उसका लेवल हो, प्रोफिशिएंसी लेवल या टेस्टिंग लेवल जो इसके अंदर सिलेबस में मेंशन है। लेकिन अगर वो सिलेबस नया ऐड हो रहा है पुत्र, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो लेवल 1 के ऊपर टेस्ट होगा।
तो ये एक सबसे मेजर और स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भैया आप इसको प्रोसीड करें। उसके बाद कोई छोड़ने की वजह नहीं है ना, या तो आपका एग्जाम हो जाए या तो फिर अगली पॉलिसी का बैठ के वेट करो। नॉर्मली 5-6 साल बाद आती है पॉलिसी, तो नई पॉलिसी है, मे भी हो सकता है उसमें लॉ एग्जाम हो जाए सारा। तो ये हमारा जनाब जी कंपनी लॉ के टॉपिक थे। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं जरा थोड़ी सी अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अब आ जाओ यार, आपके क्वेश्चन की गपशप करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी चैट पढ़ लूं शुरू से। ओके अच्छा, बाकी जो हमारे बैच के रिलेटेड कोई क्यूरीज वगैरह के टाइमिंग वगैरह पूछ रहे हो, बेटा हमारी 11 से लेके शाम 4 बजे तक क्लासेस होंगी। 11 से 12 हमारी एमलॉ की क्लास होगी, 12 से 1 हमारी एफएमए की होगी, 1 से 2 हमारी टैक्स की होगी, और 2 से 3 जो है वो हमारी सी लॉ की क्लास होगी प्रॉबेबली। बाकी शेड्यूल इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, फिर सी लॉ ये हो गया सर। बीएमबीएस और लॉ क्लियर होने पर ग्रुप बी के पेपर चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ओल्ड स्कीम वाले तमाम स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने एएफसी पास कर लिया होगा। बाकी अभी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह इसके ऊपर आ जाएगी। सर ग्रुप ए के पेपर बेटा ओल्ड कर सकते हैं अगर जिनका एएफसी पास है, ये हमारी जजमेंट है बहरहाल, लेकिन आने दो पॉलिसी को। आई कैप की वैसे जो फैक्ट्स है उसके अंदर भी क्लियरली बताया हुआ है, कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप चूज कर सकते हो। सर ये जो न्यू नोटिफिकेशन आया इसके मुताबिक अभी एक अटेम्प्ट रहती है सी लॉ और बीएमबीएस को क्लियर करने की। नहीं बेटा, मुझे इसमें नहीं लगता। वो कह रहा है कि 1 मार्च 2022 से ये अप्लाई होगी और 1 मार्च को आपके पेपर स्टार्ट होने हैं, ऐसे ना? क्या लगता है आपको? स्प्रिंग 2022 कौन सी अटेम्प्ट है? ये भी एक कंफ्यूजन है। अच्छा, मार्च वाली होती है बच्चे, स्प्रिंग की अटेम्प्ट हमारी मार्च वाली बनती है, और वो कहते हैं ये एप्लीकेबल है। ये इस पॉइंट के ऊपर बच्चे में वाकई खुद भी कंफ्यूज हुआ कि 1 मार्च 2022 से वो कह रहा है एप्लीकेबल है। इसके दो मीनिंग है यार, ये नमक कटा खोल देते हो कसम से आप लोग बैठ के। एक मतलब तो इसका बच्चे ये है कि जो 1 मार्च से पेपर स्टार्ट होंगे वो नई स्कीम के मुताबिक टेस्ट होंगे, ठीक है। दूसरा इसका मकसद ये है कि भाई ये पॉलिसी स्टार्ट ही 1 मार्च से होगी। अब इसके अंदर एक पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग वैलिड जो है मेरे ध्यान में आ रहा है, क्योंकि आई कैप के रेगुलेशंस के अंदर, बल्कि इसी पॉलिसी की डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि कम से कम 6 महीने पहले अनाउंसमेंट होगी अगर किसी नए सिलेबस चेंज की, नई पॉलिसी की, तो वो एप्लीकेबल होगी कमिंग अटेम्प्ट के अंदर। तो अगर हम देखें तो बेटा 6 महीने तो नहीं रह गए ना पीछे, 5.25 महीने रह गए, ऐसे ना? क्या कहते हैं आप लोग? चले वेट करते हैं, लेट्स सी, एक आधा दिन और इंतजार करते हैं। बहरहाल कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। एक चीज क्लियर है यार, पॉलिसी आ गई है अच्छा, कितने चैप्टर्स हैं अब टोटल बी लॉ के? बेटा अभी तक स्टडी टेक्स्ट नहीं आया कि उसके कितने चैप्टर होने हैं। होपफुली उसके चैप्टर होंगे बच्चे कम से कम 13, जो अगर हम नई एडिशन को देखें मिनिमम 12-13 चैप्टर उसके बनेंगे। उसके बाद आया कि बुक कब तक इशू होंगी। नहीं बेटा, बुक जो है वो रेट्स के साथ तो उन्होंने शेयर कर दिया आई कैप ने। उनसे जैसे ही कोई ना कोई कमेंट्स आते हैं तो फिर उसके बाद हमें मिल जाएंगी, जाहिर बात है। सर आपने बीएमबीएस से बता दिया है क्या? बीएमबीएस से क्या बताया बेटा? हाँ वैसे इसके ऊपर हमने अच्छी खासी डिस्कशन। अच्छा, बीएमबीएस वाली क्लास हमारी कल है। बीएमबीएस के अंदर जो एडिशन है वो हम कल देखेंगे। सर डेट शीट आएगी ही, टैक्स एंड कॉस्ट में कोई छुट्टी ही नहीं है, कहां लिख जिसका बता दे। बेटा इसके अंदर कोई चेंज नहीं होनी। आई कैप इतना अच्छा नहीं है, आप उसके लिए मैटर ही नहीं करते। देखो यार सीधी सी बात है, अब मैंने देखी डिबेट्स देखी, वो जो सेमिनार हुए थे, टीचर्स वहां पे गए थे, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड सीनियर टीचर, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन रेज किए, और आई कैप की बेटा जो अप्रोच थी उसमें आप मैटर नहीं करते। हु द हेल आर यू? मुझे लगा था कि ना वो स्टूडेंट जब क्वेश्चन कर रहे थे, वो प्रेसिडेंट खड़ा हो गया था, तो इसे अंदर किसने आने दिया, चल उठ, इसे अंदर आने किसने दिया, यू ब्लडी स्टूडेंट तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस पे टाइम लगेगा इंशाल्लाह, हम इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे। ये चीज होनी चाहिए यार। ऐसी कौन सी आखिर आई हुई है कि 6 दिन के अंदर ही पेपर करने हैं? 12 दिन क्यों नहीं कर सकते भाई? कौन से अगले 5 दिनों में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, तो फिर ही हमारी, जिस तरह हमारा बैच 24 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो वजह यार अजीब सी, बस छोड़ दो इस चीज को, ये मुझे ना छेड़ा करें। प्लीज टेल मी अबाउट कैप 3। जी बेटा अबाउट कैप 3, कैप 3 है क्या हो चुकी है डिस्कशन इसके ऊपर बेटा। सर ग्रुपिंग का बता दें, एग्जिस्टिंग कैप स्टूडेंट पे नहीं अप्लाई होगी। सर डेट शीट दे दी है आई कैप ने, नहीं आई अभी बच्चे, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एक नोटिफिकेशन दे के आई कैप ने आपको टेंशन दे दी है।
और आपको मेंटली परेशान कर दिया है। डेट शीट का बता दें सर, कॉस्ट और टैक्स में कोई हॉलीडे है नहीं होगी। अगर FR1 टैक्स के साथ सील ऑप्ट कर सकते हैं बेटा, हमेशा एक अप्रोच ध्यान में रखिएगा। मैं आपको पेपर उठाने की स्कीम बता रहा हूँ, खासतौर पर स्टूडेंट की जिनको पेपर ग्रुपिंग नहीं है। नॉर्मली बेटा देखो, मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि मैक्सिमम आप 3 पेपर उठाएं, उससे ज्यादा पे ना जाए। बहुत कम चांसेस होते हैं 4-5 वाला। उसका ये होता है कि आपको 3 पेपर पे भी इफेक्ट होता है। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता, एक्सेप्शन मौजूद है अगर आप हाईली कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बेटा ये चीज मैटर नहीं करती आप कितने शार्प हो। सीए की स्टडी में ये चीज हरगिज मैटर नहीं करती आपके FSC में कितने मार्क्स हैं, आप कितने शार्प थे, बहुत बिल्कुल भी नहीं मैटर करते। मैटर क्या करता है कि भाई आप एक जगह पे टिक के बैठ के कितनी देर पढ़ सकते हो। और यकीन करो कि जितना डल स्टूडेंट होता है वो नॉर्मली सीए में ज्यादा अच्छा रिजल्ट शो कर जाता है। क्यों बेटा, देखो सीए में जो चीज मैटर करती है वो पेपर पास करना मैटर करता है, और पेपर जो है वो रट्टे से पास होता है। यहां तक कि अकाउंटिंग में भी रट्टा है, टैक्स में भी रट्टा है। ये हकीकत बातें हैं बाबा, जो मर्जी इसके ऊपर आप फतवे लगाएं, हकीकत यही है। क्यों, मेरे अपने FSC में 2009-8-9 में 86%, 87% मार्क्स थे, पोजीशन होती थी तब इतनी। वो बच्चे पास कर गए मेरे से पहले जो 46, 45, 50 PPT दे के आए हुए थे। तो लिहाजा ये चीज मैटर नहीं करती। सर मैक्सिमम कितने पेपर ऑप्ट कर सकते हैं बेटा, पूरा ग्रुप कर सकते हो आप, 5 मेरे ख्याल में उसके लिमिट है। अच्छा रिदा फिर आ गई हाँ जी रिदा बेटा, कुछ तसल्ली हुई थी कल, एग्जिस्टिंग अप्लाई नहीं होगी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बेटा देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि ICAP की एक वर्डिक्ट आएगी इस पे, एक वर्डिंग आएगी कि जिनके जो पेपर पास हैं वो पास होंगे, जिनके जो फेल हैं वो फेल होंगे, बल्कि आ चुकी है वो, तो ट्रांजिशन पॉलिसी आ चुकी है। तो भाई न्यू या ओल्ड स्टैंडर्ड पे अप्लाई होने का क्या मतलब। हाँ, अगर आप पूछ रहे हो अटेम्प्ट्स के हवाले से तो भाई वो अप्लाई हो जाएगी वहां से। अगर आप पूछ रहे हो पेपर के हवाले से तो भाई जो फेल है वो फेल है, वो देना पड़ेगा, जो पास है वो पास है। बाकी ट्रांजिशन तो उसने दे दिया ना कि भाई अगर ये पास है तो ये दोनों सीला और एमला जो है वो दोनों एग्जाम हो जाएंगे अगर आपका बीला पास है। इसी तरह अगर BMBS पास है तो MFA एग्जाम हो जाएगा आपका, इस रेफरेंस में। बाकी अफेक्ट होगा या नहीं होगा ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता ना बेसिकली। ओके, बहरहाल यार जो डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट है उनको चांस देना चाहिए कि आपको, अजीब ही मतलब एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यार, आपको बिहेवियर शो कराना चाहिए। सर मैक्सिमम कितने पेपर, सी लॉ मेरा पेपर है ऑलमोस्ट, इसलिए ये कम्बो का कह रहा, लेकिन FR1 टैक्स एंड सी लॉ। देखो बेटा, 2 कैलकुलेशन वाले उठाओ, थ्योरी वाले सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, 2 कैलकुलेशन होनी चाहिए और 1 थ्योरी होनी चाहिए। ये ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। लॉ R1 ठीक है, टैक्स ठीक है, लॉ ठीक है। लॉ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अच्छा बेटा ऐसा नहीं होता यार, लॉ लेंथी नहीं है। एक मैं इस बार ना सोशल मीडिया के ऊपर लॉ की बड़ी बात लगाई गई है, और बड़ा इसको यार गंदा किया है आप लोगों ने। मैं आपको सीधा बताऊं कि लॉ लेंथी नहीं है। मैं कितने घंटे पढ़ाता हूँ बेटा, मैं सारा दिन पढ़ाता हूँ, हमारी पेपर के करीब जाके तो 12-12 घंटे भी क्लासेस चलती है। मैं फुल टाइम टीचर हूँ, पार्ट टाइम आप कह सकते हैं कि बाकी काम है मेरे। अच्छा तो मेरा ये अब बेटा तकरीबन को 4था-5वां साल चल रहा है। मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इस्लामाबाद और सक्कर वाली साइड से, सिंध से ही रहते हैं। अब इंशाल्लाह हम भी आ जाएंगे ऊपर, कोई मसला नहीं है। 4 साल पहले हमें कोई जानता भी नहीं था जब हमने YouTube स्टार्ट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट सेशन पढ़ाया था। फिर 2 साल पहले तक हम ऐसे ही चलते रहे थे, 3 साल पहले तक नॉर्मल था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हाथ पकड़ा। तो बेटा आपकी नियत के साथ ये सारी चीजें होती हैं, आपकी नियत, आपकी मेहनत, और फिर अल्लाह ताला आपको अजर देता है। और मैं यकीन करें सोच भी नहीं सकता था, लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 23 स्टूडेंट थे जिसमें से 21 पास हो गए थे। छोड़ दे इस चीज को, लास्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट रहा है वो साथ, तो ये अल्लाह ताला आपके साथ करता होता है बच्चे, बन जाएंगे एक दिन हम इंशाल्लाह। अच्छा तो जो मैं आपसे बात कर रहा था, ऑलमोस्ट कंबो कह रहे हैं FR1 टैक्स एंड सी लॉ का, मेरी बात क्या चल रही थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे कोई रिमाइंड करा सकता है किस टॉपिक के ऊपर हम थे। सर मैंने रिसेंट अटेम्प्ट में लॉ और BMBS का पेपर दिया था, और उसमें लॉ का पेपर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, और हाँ याद आ गया, और BMBS में फेल बेटा जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दी थी ना R2 की, मैं 100% कॉन्फिडेंट था फेल हो जाएगा, वो पास हो गया। मैं करके 70% आया था, मेरी उंगलियां सूजी हुई थी तो बेटा हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, कोई मसला नहीं, फेल हो जाता है, रह जाता है बच्चे। देखो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, कल क्वेश्चन आया था, कल हमारे पास टाइम नहीं था, बेसिकली लाइट नहीं थी और 1-1.5 घंटे का बैकअप था। एग्जाम के बाद डिप्रेशन या स्ट्रेस को जो है काबू करने का तरीका। सर एग्जाम के बाद स्ट्रेस या डिप्रेशन,
वो दो वजह से होती है। एक वजह यह है कि आपको लग रहा है कि आपका पेपर फेल हो जाएगा, एक रीजन ये है। दूसरी रीजन बेटा क्या है कि आपको लग रहा है कि आपके पास फाइनेंस का मसला है, ये इस तरह की कोई चीज है। देखो बच्चे, ये जो टेंशन होती है ना खासतौर पे पेपर के बाद की, इसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो, आप इसको डिस्ट्रक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो। यही टेंशन है, अगर आप इसी को प्रॉपरली हैंडल करके बेहतर डिसीजन ले लेते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के पेपर उठाने के लिए, मतलब तसल्ली से सोच के समझ के, जज्बाती नहीं हो जाना कि पेपर दे आया अब मैंने 4 उठाने और अन्नी पा देनी है, जाओ जी इनरोलमेंट करा दो। ये मैंने गलती की थी, मैंने 4 पेपर की पैक में इनरोलमेंट करा ली थी, नेक्स्ट और पीछे वाले तीनों ही घर आ गए थे। सोचो क्या फीस थी उस वक्त, 20,000 थी आई थी। मैं यार एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि मेरा अब्बू बर्दाश्त करे। और फिर वो जो फीस थी ना, जो मैं पहले तकरीबन भर चुका था, मुझे तब जरूरत थी जब मेरी आर्टिकल के और उसके दरमियान में एक गैप रह चुका था, जब मेरे 4 साल हो चुके थे सीए में और इंटर नहीं हो रहा था अभी, तब मुझे जरूरत थी। तब वालिदैन कहते थे पुत्र किथे। तो ये स्टेज हर किसी पे आती है, अपनी टेंशन को वाइजली यूज करें, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा टेंशन होती क्यों है हमारी टेंशन? अब मेरी ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, काफी आपको इससे एक सीखने को मिलेगी चीज। हम जो हमारी जो टेंशन होती है ना बच्चे, वो होती है हमारी कभी जरूरियात की वजह से टेंशन नहीं होती कि भाई हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, पहनना नहीं। हमारी टेंशन होती है हमारी ख्वाहिशात की वजह से। ये जो हमारी बेलगाम ख्वाहिशात हैं, हमारा नफ्स है जो अल्लाह ने साथ लगा के भेजा, और अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शैतान, नफ्स। जिहाद अकबर कहा अपने नफ्स के साथ। हम अब परेशान होते हैं अपने ख्वाहिशात की वजह से। क्यों होते हैं? कि हम हमेशा ऊपर देखते हैं। और उसके बाद देखो अल्लाह ताला ने एक बात की है, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तुम ये अडॉप्ट कर लो, तुम ये अडॉप्ट कर लो। अल्लाह ने कहा तुम्हारे पास रास्ते हैं। अल्लाह ने कहा कि भाई ये रास्ता है, इसका नतीजा ये है, आप ये रास्ता पकड़ो, रिजल्ट मेरे पे छोड़ दो। हमारा काम ये हरगिज नहीं है कि रिजल्ट क्या होना है। हम सारी जिंदगी दुनिया में इबादत करते रहे, सारी जिंदगी सजदे करते रहे, सारी जिंदगी हम रोजे रखते रहे, हमारे पास कोई एंड रिजल्ट की गारंटी नहीं है कि क़यामत में हमारी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया था ना बच्चे, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, कि जाओ इनकी जमीन पलट दो और पत्थरों में इनको दफना दो। हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह तेरा वहां पे एक बंदा रहता है जो इतना परहेजगार और मुत्तकी है कि उसकी कभी कोई रात जो है वो बगैर कयाम के नहीं गुजरी, कोई दिन उसका बगैर रोजे के नहीं गुजरा, और आप कह रहे हो कि उसको भी बीच में कर दो। अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले जाके उस बगैरत को करो कि मेरी शरीयत के, मेरे कवानीन के, मेरी हदूद की खिलाफ वर्जी हो रही थी और उसे अपनी जन्नत की पड़ी हुई थी, उसका चेहरा मेरी गैरत में इतना भी लाल ना हुआ। तो बेटा देखो, हमारी मेहनत का रिजल्ट जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप लाख कोशिश कर लो, आप इस चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते रिजल्ट क्या है। तो फिर परेशान हम क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं यार। हम किसी चीज को चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमें मिले। देखो चाहना आपके बस में, आप उसे चाहो। सीए का डिसीजन आपका है, ये आपके बस में है, आप कोशिश करो, ये आपका काम है। होता है या नहीं होता, ये आपका काम है। अगर ऐसा होता कि हमें हमारी ख्वाहिशात मिलना शुरू हो जाती पुत्र, तो सारे ही आज डॉक्टर, इंजीनियर होते, पायलट होते या प्रेसिडेंट होते। मैं तो जरदारी बनता भाई, बात ही खत्म। बड़ा चिल बंदा है यार वो, जो मर्जी है, मैं जरदारी बनना पसंद करता। अच्छा छोड़े यार, अगर हमें हमारी ख्वाहिशात बेटा मिलना शुरू हो जाती ना, तो दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। ये एक दुनिया का निजाम है। तो ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस मेन चीज है कि हम एक तो अपनी ख्वाहिशात के हाथों में खेल रहे हैं, हम हमारा अल्लाह की जात में भरोसा ही नहीं है कि यार ये एक प्लान के तहत हो रहा है। हम फेल हो गए, हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमें मार डालेंगे, हमारी जिंदगी खराब हो गई। बेटा कोई भी नहीं मरता, कुछ भी नहीं होता। जैसे मर्जी हालात हो आदमी सर्वाइव कर जाता है। और हो सकता है कि आपकी जगह वहां पर हो सकता है कि इस बार पेपर फेल करने का आपको सबक देना हो। मेरा एक दोस्त था, आप में से काफी शायद कुछ उसको जानते में हो, यूट्यूब पे उसका जो हमारे ऑडिट टैक्स के ऑडिट के लेक्चर हैं साजिद भाई, वो मुझे एक बात करते थे। जब हम इकट्ठे पढ़ते होते थे ना, वो मुझे कहते थे, जब हमारा टेस्ट होता था, पेपर आ जाता था, तो मैं पास हो जाता, वो बड़ा खुश होता था, और वो जब फेल होता था वो बड़ा खुश होता था। मैं कहता साजिद भाई क्यों खुश होता है? कहता यार मैं खुश होता हूँ जब मैं फेल होता हूँ। कहता कि अगर किसी पेपर में मैं पास हो जाता हूँ ना, तो मैं ये सोच लेता हूँ कि यार मुझे ही आता है, और मैं तैयारी छोड़ देता हूँ, एग्जाम में फेल हो जाता हूँ।
और जब फेल होता तो मैं खुश होता हूँ कि चलो यार अब मेहनत करो, मजीद तैयारी करनी है इसके लिए। रिजल्ट काबू नहीं करना पता, आपको नहीं पता आपके लिए बेहतर क्या है, कब है और किस वक्त है। हमें लगता है कि हमें एक चीज मिल रही है, यार ऐसी जिंदगी को क्या खाक सर में मारना है कि भाई महीने में 2 जिंगर ही ना खा सके, हमारे पास खर्चा ही नहीं है। क्या है जी, शॉर्टकट स्कीमें ढूंढो, वहां पैसे इन्वेस्ट करो, फीस इन्वेस्ट करो, 2 महीने बाद डबल होके मिल जाएगी, फीस की फीस भर देंगे जब सेकंड इंस्टॉलमेंट भरनी होगी, और ये कर देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, दुनिया में शॉर्टकट नहीं होते। अगर अभी आपके पास नहीं है बेटा, तो ये आप अकेले नहीं हो, हम होते थे, 500 होता था, 1 महीना रहता होता था, 10 बंदों ने हमने खाना खा। ये मैं वो अपने अम्मी अब्बू की तरह आपको कहानियां नहीं सुना रहा आपको कि भाई हमने चांद की रोशनी में बैठ के पड़ा हुआ है, हम दरिया जो है वो घड़े पे क्रॉस करके जाते थे सोने की राइट साइड के ऊपर। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्यों मेरे रूममेट भी यहाँ पे बैठे हैं, और इस्माइल जो है यहाँ पे मौजूद है, ये हमारा जो रूममेट मेरा बच्चा असलान छोटा भाई मेरे साथ रहा है 5-1 साल, ये हमारे रूम में आता जाता रहता है, उसे हमारे हालात पता है। अभी तो खैर मैं 1-2 साल से घर में ही हूँ, कल नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मैं लाहौर में मौजूद होऊंगा आप लोगों के लिए। एडन सेंटर में हमारा ऑफिस भी मौजूद हो गया, तो वहाँ पे हम फिजिकली भी आपके पास अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तैयारी मेरी कंप्लीट है। तो बेटा हर चीज एक ठीक वक्त पे मिलती है, अगर आपको वक्त से पहले मिल जाए ना बेटा, आपको बेवकूफ हो जाए। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमने सीए स्टार्ट किया था ना, हमारे 5 सेशन थे स्कैन्स के अंदर, स्कैन्स हमारा जो था उसके अंदर हमारे 5 सेशन थे, ऑलमोस्ट 150 की तादाद थी। आज उनमें से हम सिर्फ 10 या 11 लड़के हैं जो सीए के अंदर मौजूद है। एक तो क्वालिफाई कर गए हैं, बाकी हमारे स्टेट पे थे, बाकी किधर गए। उनमें से ज्यादातर बेटा वो थे जिनको घर की तरफ से आजादी थी, वो जा रहे हैं जनाब जी, कभी पार्टियां कर रहे हैं, कभी घूम फिर रहे हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं। आपको पता है कि लाहौर लिबर्टी में रहने वाले तो वो वहां पे रहा करते थे ज्यादातर। क्या बना उनका, वो किधर है 150 में से? किसी ने फिर जनाब बीएससी में दाखिला लिया, किसी ने किसी चीज में लिया, वो नहीं है हमारे पास। हमने सीए शुरू किया, हम कहते थे यार ये क्या कुत्ते के दुम पे पैर रख दिया हमने, भौंकी जाता है, चुप भी नहीं करता, ना पास होता है ना निकलता है। अब हम जब देखते हैं ना बेटा, हमारे साथ के जो इंजीनियर थे, जो आज से 4 साल पहले इंजीनियरिंग कर चुके हैं, मैं भी आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, सर कोई जॉब है हमारे लिए, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, इंजीनियर बने बैठे, ये 30-40 हजार की जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना बेटा। एट द एंड नौकरी कोई, देखो नौकरी अगर कोई इतनी अच्छी चीज होती ना, 1,24,000 अंबिया थे ना, कोई एक तो करता ना, नहीं की, किसी ने नहीं की। कारोबार, बिजनेस, तजारत, इसमें बरकत है, आपकी नस्लों के लिए, इसमें हलाल है। हमारी सीए की फील्ड में इस चीज को भी बड़ा मुश्किल हो गया है, सेग्रीगेट करना हलाल हराम का। ये हम इंशाल्लाह क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बेटा देखो, सीए के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, आपने पहले नंबर पे मेहनत को अपने काबू रखना है, रिजल्ट के ऊपर तवज्जो नहीं देनी कि रिजल्ट क्या आएगा। हो सकता है कि मेरे पास जो चीजें आज मौजूद हैं, अगर ये मुझे 2012-13 में मिल जाती तो पुत्र आज मैं यहां पे ना बैठा होता, मैं किसी जेल में होता। क्यों? मेरे 2009-10 में जो हालात थे वो यही थे। मुझे लगता होता था, हम सोचते होते थे यार ये क्या माँ बाप है, इतना खर्चा भी नहीं देते, हम एट द एंड बर्गर खाएं हर महीने के एंड पे, यार ये रोला होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास गुजारे लायक भी पैसे नहीं है, हम पिज्जा, भाई पहले 4 साल तो हमें पिज्जे का पता ही नहीं था ना होता क्या है। फिर हम आर्टिकल में आए, थोड़ी सी स्टाइपेंड जेब में आना शुरू हुई, फिर थोड़ा सा इसके अंदर आए, और हमारे पास इतनी जो एक रिसोर्सेज बन गए। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना हमेशा, पेपर फेल हो या पास हो, जब भी कोई इस तरह की टेंशन हो, सबसे पहले आपने जब भी परेशानी आए, एक चीज आप बेटा आज से ना कुलिया बना लो। छोटी छोटी चीजें होती हैं बेटा, इनसे आपकी तरबियत का पता चलता है, आपके घर का पता चलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता चलता है कि किसके शागिर्द हैं या स्टूडेंट है। जब भी आपको टेंशन हो तो यार वो हेल, वो शिट, व्हाट द हेल, ये नहीं करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, और देखो वो परेशानी तकलीफ दूर कैसे होती है। जाते हुए हमारा अंगूठा, खासतौर पे जो हमारी छोटी उंगली होती है पैर की, ये बेचारी तो मजलूम ही होती है, उस पाए में ठोक, उस टेबल में ठोक, बड़ा दिल करता है टिका के ना एक मुंह भर के देने का। नहीं बेटा नहीं देना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। जब भी आपसे कोई पूछे कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये थैंक यू, गुड, शुक्रिया, वेलकम कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो अब हम थोड़े से मजीद आपके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो लिहाजा बेटा रिजल्ट को काबू नहीं करना, पहली चीज रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करना। दूसरे नंबर पे इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज, अल्लाह की अमानत जो आपके पास है वो आपका वक्त है, वक्त जाया नहीं करना, किसी भी चीज में लग के, किसी भी चीज में लग के वक्त जाया नहीं करना। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कि जल्दी में नहीं रहना, शॉर्टकट नहीं ढूंढना,
ये पेपर तैयार करने का शॉर्टकट सर कोई वो क्या कहते हैं चांद रात करा दे सर, कोई इस तरह की हमें समरी दे दे, शॉर्टकट नहीं ढूंढना बच्चे। ओके सर, मैंने रिसेंट अटेम्प्ट में लॉ और बीएमबीएस का पेपर दिए हैं और इसमें लॉ का पेपर हो गया आपका बच्चे, अच्छा खासा लेक्चर हो गया। सर चेंजेस इन सी लॉ, बेटा ये पूरी डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस कर ली है, मैं आपको ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर दूंगा, ये वाली डॉक्यूमेंट आपके ग्रुप में इंशाल्लाह ये आ जाएगी अभी। अच्छा, ये वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। उसके बाद सर जो भी लॉ में 2 या 3 अटेम्प्ट्स लगा चुके हैं वो अगर सब्मिट करके देंगे तो क्या वो अटेम्प्ट्स दोबारा काउंट होंगी? नहीं बेटा, पुरानी अटेम्प्ट आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। सर सितंबर 2021 में कैप 3 कैप 4 का पेपर दिया है, अब न्यू स्कीम के मुताबिक FR1 कॉस्ट एंड टैक्स रखना सही रहेगा। आपके बाकी पेपर कौन से रखते हैं मुझे ये बताएं बेटा। हमेशा इसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं R1 ठीक है, कॉस्ट लेंथी है, टैक्स भी ठीक है, सही है। अगर आपका थ्योरी का पेपर रहता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि R1 टैक्स के साथ थ्योरी का पेपर उठा लें, कॉस्ट को रहने दें। अगर पीछे वाले पेपर मुझे बताएं ना और रहते कौन कौन से, वी नो हिस्ट्री जुनेद सर बच्चे आप तो पार्टनर इन क्राइम है ना हमारे। सर शुड वी गो फॉर बोथ लॉज? बेटा इट्स वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी चीज है, आप जाना चाहते हैं जाएं, पास तो करने हैं। अच्छा हाँ, जो इस पॉइंट में मैं था, अब हम लॉ को डिस्कस करते हैं। मैंने इस बार बात कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर के लॉ की बड़ी बट्टी पलीत की गई है, यार ये बड़ा मुश्किल है, नहीं बेचा, ऐसा नहीं है। लॉ का मसला पता क्या है, हम ना बेटा सारे, हमारा मोस्टली हमें से मेजोरिटी का बैकग्राउंड ना वो अंग्रेजी हमारी पूरी सूरी होती है, मतलब 1-2 छापर मंगवाए होते हैं और वो भी मोस्टली जो होता है हम फोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे वेस्ट कर देते हैं। हमारी अंग्रेजी पूरी सूरी होती है, जनरल अंग्रेजी, हमसे AFC का पेपर पास नहीं होता। और यहाँ पे असल मसला होता है वो होता है लीगल लैंग्वेज का। लॉ बेटा इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उससे भी मजे की बात ये इस तरह का सब्जेक्ट है। आप में से कौन कौन एडवेंचर मूवीज देखता है जिसके अंदर वो कड़ियां से कड़ियां मिला के ट्रिगर ढूंढते हैं कि ये कड़ी है, अगली कड़ी ये होगी, अगली कड़ी ये होगी, इसमें से ये नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये होगा। आप में से किसी ने देखी है वो खजाने वाली मूवी? होपफुली आप में से काफी सारे लोगों ने देख रखे हो। लॉ वैसा है, अक्सर जगह पे सुना होगा जी, आप क्वेश्चन करते हैं सर कहते हैं जी लॉ लॉ है, नहीं बेटा कोई इलॉजिकल चीज लॉ के अंदर नहीं है। बनाने वाले लोग बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, ऐसे नहीं होते हम जैसे लॉ बना रहे होते हैं। सब कुछ लॉजिकल और इंतहाई मजे का है। मेन चीज जो है ना बेटा वो आपके पहली 10 क्लासेस होती हैं लॉ के अंदर, पहली 10 क्लासेस होती हैं कि अगर आप उस इन्वायरमेंट में आ जाते हो, इन्वायरमेंट में आ जाते हो कि लीगल वर्डिंग का एक इन्वायरमेंट होता है लॉ को पढ़ने का। हम हबीब साहब की क्लास में हुआ करते थे, सर हमें कहते थे बेटा केस स्टडी बना के आया करो। हम कहते थे एक लॉ ऊपर से हमने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, हम कहां से केस स्टडी बना के लाए भाई, हमें पता ही क्या है। तकरीबन 2 महीने के बाद फिर हमें पता चला केस स्टडी कैसे बनते हैं और चौथे महीने में हम 4-4 5-5 क्वेश्चन खुद बना के लेके जाया करते थे। तब हबीब साहब पढ़ाया करते थे स्कैन में, जो मेरे ख्याल में प्रिंसिपल है वहां के सर, बहुत ही नाइस प्रिंसिपल थी, हमने उनसे पढ़ी थी हमने। तो मे भी आप पता नहीं वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, लेकिन बहरहाल उनसे हमने पढ़ा था। तो बेटा लॉ जो सब्जेक्ट है ना, ये इसकी वर्डिंग ही सब कुछ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। आई कैप का सोल्यूशन उठा के देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स मांगता है वो आपसे, मेजॉरिटी पॉइंट्स होते हैं। तो असल चीज इसके अंदर जो बेटा होता है वो होता है आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना, कि आप कड़ियों को रिलेट कर सको, आप हाजिर दिमाग बन सको, ठीक है। तो इस वजह से लॉ जो है स्टूडेंट को मेजॉरिटी मुश्किल लगता है। उसके बाद एक चीज मुझे बताएं कि लॉ का रिजल्ट 30% से ऊपर क्यों नहीं जाता? सब्जेक्ट का 50% पे भी चला जाता है, लॉ का 25, 28, 30% रिजल्ट ऊपर क्यों नहीं जाता? कोई मुझे इसका आंसर देगा जरा माइक ऑन करके? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? कोई माइक ऑन करके बताया यार मुझे, चैट बहुत नीचे चली हुई है, अभी डिस्कस करना हमने बहुत कुछ। यार बता दो भाई क्या मसला है, किसी के पास माइक नहीं है? अच्छा चले, मैं कुछ ये पूछता रहा हूँ क्लासेस के अंदर, तो वो वाले आंसर आपको बता देता हूँ। बेटा लॉ के अंदर नॉर्मली कुछ बच्चों ने कहा सर बच्चे पढ़ते नहीं, मैंने कहा सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते, क्या उनकी फुफी मारी है उसमें? बीएमबीएस का इतना रिजल्ट आ जाता है, ऑडिट का, टैक्स तक का निकल जाता है रिजल्ट, यार कॉस्ट का निकल जाता है 40% के करीब, क्या फुफी मारी है इसने? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर कहता है जी बच्चे मेहनत नहीं करते, यार सिर्फ लॉ में ही नहीं करते, बाकी सारे सब्जेक्ट में हो जाती है। देखो बेटा बेसिकली लॉ का जो पेपर पैटर्न है ना, आप जरा इसको समझें। हम में से स्टूडेंट मेजोरिटी क्या करते हैं कि हम बुक को रट्टे मार मार के पागल हुए पड़े होते हैं। असल जो चीज है ना लॉ में बेटा, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं और उसके बाद आप पेपर आएगा आप उसको देखना। लॉ के अंदर सिर्फ आपका जो नॉलेज है ना वो 30% मैटर करता है, सिर्फ
जो पूरे पेपर का स्ट्रेट पोर्शन होता है उसमें आपका इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो आपके नॉलेज का होता है कि आपने जितना रट्टा लगाया हुआ है बड़ा बेहतरीन आप उसको छाप सकते हो। बाकी 70% इज समथिंग एल्स, जो सिर्फ हम 2-3 क्लासेस में कराते हैं। मतलब 70% के ऊपर हम सिर्फ 2-3 क्लासेस कराते हैं, 30% के ऊपर हम 90 क्लासेस करा देते हैं। तो वो क्या है? वो है सबसे पहली चीज बेटा, देखो अगर आई कैप की आप यहाँ पे देखोगे ना, P1 P2 जो उसने स्कीम बताई हुई है ऊपर के, वो क्या पूछ रहा है? वो ये चीज पूछ रहा है कि भाई आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है। उसे पता है आप कैप लेवल के बच्चे हो, आप कोई साइंसदान नहीं हो कि आपसे कहे कि वो लॉ नया बना के दो, नहीं, ये आपसे नहीं डिमांड कर रहा। आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ लॉजिकल कनेक्शन भी है या नहीं है कोई, ये चीज। इसके बाद आपके आंसर की क्वालिटी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी ग्रिप कितनी है सब्जेक्ट के ऊपर। और ये चीजें किताब को रट्टा मारने से नहीं आती बच्चे, ये चीजें प्रैक्टिकल क्लास में एक्टिविटी करके आती हैं कि मैं 2 को डायरेक्टर बनाऊं, 2 को मेंबर बनाऊं और उनका आपस में लिथरो लिथरी कराऊं, तब आपको समझ आएगी कि ये कैसे काम करता है सिस्टम। तो यहाँ पे बच्चे लॉ के अंदर आपने अगर देखना ना कि लॉ के अंदर किस तरह की काम होना चाहिए, किस तरह की स्टडी होनी चाहिए, आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे मेरे रिवीजन लेक्चर पढ़े, पहला एक 2 लेक्चर आप जरूर देखें कि कैसे स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके आपको उस माहौल में लाया जाता है। तो लिहाजा बेटा नॉलेज सिर्फ 30% मैटर करता है लॉ के पेपर में, 70% मैटर करता है आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी ग्रिप, आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर, आपकी लॉजिकल कनेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आता है सर हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, बेटा 30% आपको अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, 70% आप लिख सकते हो। आप बेटा अंग्रेज तो हम पूरे सूरे हैं, हम 2 लाइनें लिखें तो सेंस कुछ का कुछ हो जाता है, जब पैराग्राफ लिखेंगे तो हमने तो बेड़ा ही गर्क कर देना, उसका सेंस चेंज हो जाता है। और ये सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स का, 2 लाइनों के बाद हमें खुद याद नहीं रहता हम ऊपर क्या लिख के आए थे। एग्जाम प्रेशर में तो और बात है ना। नॉर्मली आप कई लोग ऐसी चीजें फेस करते होंगे, हम बुक उठाते हैं, हम पहले 4 लाइनें पढ़ते हैं, 5वीं लाइन तक जाते जाते हमें याद नहीं होता हमने पहले क्या पढ़ा था, हमारा दिमाग ही कहीं और होता है, हम फिर वापस जाते हैं, फिर उसी को पढ़ते हैं। 10-10 बार ऐसा होता है हमारे पास और हम वो एक पेज नहीं खत्म कर सकते। तो ये वो चीज है बेटा कि आप अपनी वर्डिंग में कैसे लिख सकते हो, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। तो इसमें थोड़ी सी एफर्ट है, एफर्ट रट्टे की नहीं है, लॉ में रट्टे की इजाजत नहीं है पुत्र, आपको कभी नहीं कहूंगा कि लॉ में रट्टा मारो। लॉ में क्या करना है, लॉ में आपने क्लासेस नहीं छोड़नी, क्लास के अंदर आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, आपको बना के बताया जाना चाहिए कि फलाना बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फलाने बंदे के साथ कर रहा है, वो पैसे दे रहा है, ये बेईमान है, इसकी सफारी दी हुई है। तो इंतहाई मजे का टॉपिक है लॉ, बहुत ही मजे का, इंटरेस्टिंग और बड़ा बेहतरीन। ओके जी आगे चलते हैं, आपके मजीद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पिछला सिलेबस रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा, हाँ ये सिर्फ एडिशन है, पिछला सिलेबस एज इट रहेगा। सर विल वी गेट न्यू एफटीएस और व्हाट, नहीं बेटा एफटीएस सेम रहेंगे, मेरा अभी तक वही चल रहा है, 7 था यार। क्राइम पार्टनर सर सिलेबस चेंज हुए हैं क्या? हाँ बेटा ये सारी क्लास उसी के ऊपर तो चल रही है, ये जॉन सीना साहब ने मैसेज किया। उसके बाद FAR1 टैक्स एंड लॉ बेस्ट है मार्च के लिए, बेहतरीन है बेटा, मैं हर किसी को यही कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर रहा हूँ। सर FAR1 टैक्स एंड कॉस्ट, FAR2 ऑडिट के पेपर रहते हैं, FAR1 टैक्स कॉस्ट, R2 ऑडिट, ऑडिट लेंथी है, R2 लेंथी है, कॉस्ट ठीक हो गया, टैक्स ठीक है, R1 ठीक है। तो भैया FAR1 टैक्स और साथ में आप ऑडिट रखें। एक मिनट, R2 के बगैर ऑडिट नहीं हो सकती, FAR1 टैक्स कॉस्ट ठीक है आपका बच्चे। जुनेद सर हैव टू लीव, सॉरी बट आई विल कैच यू सून इंशाल्लाह, कोई नहीं बच्चे जाएं। सर बुक कब तक अवेलेबल होंगी बेटा? विद इन 1 मंथ हो जाएंगी। FAR1 में कोई चेंजेस हुई या नहीं बच्चे? उनके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं हुई। उसके बाद हाँ जी और क्वेश्चन, किसी का और क्वेश्चन अभी रहता, किसी का आंसर ना हुआ क्वेश्चन जल्दी बताएं। कल की क्लास का टॉपिक का टाइम बेटा होपफुली हमारा इसी के ऊपर यहीं पे होगी इंशाल्लाह, और कल हम MFA को डिस्कस करेंगे। अब BFBS तो बेचारी मरूब होगी, ठीक हो गया। अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है। एक जरदारी साहब पे बारी, एग्जैक्टली सर ठीक हो गया बच्चे। सर ये भी बता दें कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या बंदा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता यार। अच्छा अब इस पे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट था, काफी सारे बच्चे लीव कर गए, लेकिन हमें इसके ऊपर बात करनी है, ऑनलाइन स्टडी के ऊपर। देखो बच्चा कैफ ऑनलाइन नहीं हो सकता यार, आप दुनिया की कोई वाहिद मखलूक हो कि नहीं कर सकते, सारी दुनिया तो ऑनलाइन कर रही है, ACCA तो ऑनलाइन हो रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि ऑनलाइन क्यों नहीं होता।
देखो बेटा, हमारे माँ बाप का इस पर सबसे बड़ा कसूर है। हमारे माँ बाप का सबसे बड़ा कसूर है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा ली है। उनको लगता है कि बच्चे को हॉस्टल में डालो, फीस तो कॉलेज की, हमारा काम इतना ही था। नहीं बच्चे, सबसे पहला काम आपके पेरेंट्स का है कि उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई अगर एक बच्चा हाथ से निकल के जा रहा है तो वो समझो गया। 70% हमारा सीए का स्टूडेंट अगर हॉस्टल में गया तो बेटा वो नाकाम होके ही लौटता है। आप में से कोई इसको जुटला सकता है तो वो अभी सामने आ जाए इस फैक्ट एंड फिगर को। अच्छा, उसके बाद बेटा सब, अब देखो इसमें नुकसान किसका है? पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट ने जनाब जी आपको टाइम देना छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ ये समझ लिया इन्हें पैसे दो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नुकसान किसका? किसने भुगतना है? आपके पेरेंट 50-60 साल जिंदगी की गुजार चुके हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन बहरहाल कितनी? आप तो अभी 25 सालों पे, अल्लाह ताला आपको भी लंबी उम्र दे, कितने साल आगे पड़े हैं, आपने कब तक बर्दाश्त करना है इसको? आपके पेरेंट तो भाई आखिर में बैठ के जस्टिफाई हो जाएंगे कि देखो पुत्र, हम आपको अच्छी तालीम दे सकते थे, हम आपको अच्छी तरबियत दे सकते थे, अब जाओ और कमा के लाओ। तुम क्या करते रहे इसका किसी को नहीं पता। आखिर में अब बेटा इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? आप लोगों का अपना है। किस वजह से? अब देखो बच्चे, ऑनलाइन क्लासेस की मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूं। मैं अपनी अगर बात करूं कि मुझे पढ़ाने में किसमें ज्यादा मजा आता है, मैं फिजिकली भी, मेरे बैचेस चलते रहे हैं, ये स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी लाहौर बरकत मार्केट के अंदर है, वहां पे मेरे फिजिकल बैचेस भी चलते रहे हैं, लेकिन मुझे किसमें पर्सनली मजा आता है? ऑनलाइन। उसकी कई वजूहत है बेटा। लॉ जो है एक ऐसा सिलेबस है, इसका बहुत ज्यादा वसी स्कोप है। मतलब खासतौर पे एक ऐसा बंदा जिसकी प्रैक्टिस भी इसी के अंदर हो। मतलब मैं कंपनीज के कॉर्पोरेट मैटर हैंडल करता हूँ, मेरे 150 से ज्यादा क्लाइंट है इसमें माशाल्लाह। तो मेरा एसएससीपी आना जाना, कंपनीज एक्ट तो हमारे रोज की गेम है ना, तो पीछे किताबें भरी पड़ी है हमारी, इन्हीं पे लगे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चे। इसके अंदर हम जब व्हाइट बोर्ड पे आते हैं ना फिजिकल क्लास में, 10 मिनट आपकी खुराक खत्म नहीं होती, 5 मिनट जनाब जी आपके हाथ से नहीं खत्म होते। इफेक्टिवली अगर 1 घंटे की क्लास हो ना तो मुश्किल हम 30 मिनट की पढ़ाई करते हैं। कोई बीच में खांसा, कोई बीच में छींका, 2-4 बोंगे भी मौजूद होते हैं, उनके अपने फनी जोक्स होते हैं, उनको भी करना होता है। मुश्किल 30 से 35 मिनट की क्लास होती है। एक चीज, 1 घंटे की क्लास में इफेक्टिव टाइम कितना रहा? 30 से 35 मिनट। दूसरी चीज नोट करें, हम व्हाइट बोर्ड पे वो चीज सिर्फ आपको दिखा या पढ़ा सकते हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे ऑनलाइन देखो जी, मैं आपको बताता हूं जी, कंपनीज एक्ट 2017 में हमने इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। चले जी, आप एससीसीपी की वेबसाइट पे जाएं, मैं भी आपको दिखाता हूं कि ये कितना बड़ा स्कोप है हमारे लिए, कितनी बड़ी है हमारे लिए एक फैसिलिटी है कि आपको कितना नॉलेज दिया जा सकता है। मेरे जहन में एक चीज आई जी, मैंने आपको ये चीज दिखानी है, फिजिकल क्लास में मैं शो नहीं करा सकता। ये जी देखो, ये वेबसाइट है, यहाँ पे ये एससीसीपी की वेबसाइट है, ये ई सर्विस की वेबसाइट है। आपने यहाँ पे, मैं क्लासेस में बच्चों को कंपनी इनकॉर्पोरेट कराता हूँ, एक क्लाइंट तो रिसेंट आपने इनकॉर्पोरेट भी किया अपने रेगुलर बैच में। मैं ये आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये आपके सामने पोर्टल आ गया कि यहाँ पे बैठ के चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही है। आप हमसे पूछ रहे होते ना एससीसीपी टॉपिक है बुक का, वो क्या है? ये देख लो। मेरे से पूछते जी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं फिजिकल क्लास में व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखा सकता आपको, या तो मैं सारे प्रिंट लेके आऊं। यहाँ पे देखो, मैंने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट निकालना है, मैं सिंपल गूगल करूंगा, अरे भाई ओके जी, अपनी अंग्रेजी आपकी तरह ही है, बेफिक्र है पुत्र। हम इमेजेस में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ये यार देखो, मेरे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है, ये आगे सर, ये मैं फिजिकल क्लास में आपको कैसे दिखाऊं? तो मैं वहां पे सिर्फ आपकी किताब ही रटा सकता हूँ ना यार, फिर मैं मेंटोर कैसा हुआ, फिर मैं टीचर ही कैसा हुआ जब मैंने सिर्फ आपको किताब ही रट्टा लगवानी है। ना मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, ना मैंने आपको ऐसा कोई नॉलेज देना है जो फॉर्म में आपके जाके काम आए, आपकी प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेट कर रहा हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा हो। मैं आऊं, आपको रट्टा लगवाऊं, पेपर पास कराऊं, अपनी क्या कहते हैं वो प्रोफाइल बनाऊं और चलता जाऊं, और क्या होगा 6 महीने बाद आपको याद ही नहीं होगा सर जुनेद थे कौन। तो मैं मेंटोर तो ना हुआ ना पुत्र, मैं टीचर तो ना हुआ। और अगर देखें कि आज के मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा कसूर टीचर का ही बनता है। मैं इस चीज को मानता हूँ, हमारा ही कसूर है, हमारी कमियां यहाँ पे। बच्चों की तरबियत नहीं की ना हमने, जो आज हमारे सियासतदान है, आखिर कहीं ना कहीं से तो पढ़ के गए होंगे ना। अच्छा, एक ये फायदा है। अब हम अगली बात पे चलते हैं कि आप लोगों के लिए कैसा फायदा। देखो बेटा, मैंने अभी बताया कि जब भी क्लास में आप जाते हैं 60-70 की गैदरिंग होती है, उस पूरी क्लास को अगले 2 बेंच डोमिनेट कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं को समझ आ रही होती है, ये हमारा अपना मुशाहिदा है।
सिर्फ अगले 2 बेंच डोमिनेट कर रहे होते हैं, वही हर चीज का आंसर कर रहे होते हैं, वही हर चीज का क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यकीन करें बेटा, यकीन करें, अगले 4 बेंच छोड़ के पीछे वाले जितने भी बेंच होते हैं उनका 80% नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आया बैठा होता है। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करते, उनका अपना फोबिया होता है, वो नहीं पूछ सकते, इंट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोग इस वजह से नहीं पूछते, शायद ये क्वेश्चन गलत, बोंगी मार दूं सारे हंसेंगे, यहाँ पे तो लड़कियां भी बैठी हुई हैं। जबकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है बेटा, आपकी आवाज और आपका नेम ही सामने होता है। यहाँ पे लिखा हो जनाब जी कोई लड़की का नाम और पीछे सीधा बैठा हो, वो भी फटे वाला, बर्फ वाला। यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिर्फ एक आवाज और एक नाम है, आप कोई भी बोंगी मार सकते हो। और मैं तो क्लास में कहता हूँ रज के बोंगियां मारो पुत्र, ताकि क्लास इतना खुश्क सब्जेक्ट होता है, बंदा फ्रेश होता है। तो ये वाला सबसे मेन फोबिया है जो आपको वो हो जाता है। अब बेटा वो कहते हैं ना कि ऑनलाइन तैयारी होती क्यों नहीं है, इसमें मसला ये है कि आपके अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपने ऊपर खुद एफर्ट ही नहीं करना चाहते। आप कहते हो जी हमें कान पकड़ा के पढ़ाया जाए, हमारे जनाब जी ये क्या कहते हैं, हमसे जबरदस्ती काम लिया जाए, हमारे साथ रोज हमसे पूछा जाए। यार प्रोफेशनल स्टडी में हो, आपकी इसी स्टडी ने आपको 2-3 सालों में कमा के देना है। कब तक ये खोतों वाली जो हमारी एक फीलिंग है उसको लेके चलते रहेंगे कि भाई हमें कोई कराने वाला हो सर के ऊपर? नहीं कराते, किसका नुकसान है? आपका है ना। आज आप फिजिकल में फिर फीसें बहुत ज्यादा है यार, 25-25 हजार फीस, मैं खुद देख के हैरान रह गया मुख्तलिफ कॉलेजेस की। तो बेटा ये सबसे पहले आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब मसला ये है कि क्लास में स्टूडेंट क्यों नहीं आता, उसकी वजह ये होती है बेटा कि आप क्लास के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। एक दिन आप आओगे चुप करके बैठे रहोगे, सो गए, 2 दिन आओगे, 3 दिन, चौथे दिन से आप गायब। वजह यह है कि आपको क्लास के अंदर इंगेज करना ही तो मैटर करता है ना बेटा। ये आपको शायद पता ना हो, फिजिकल क्लास का भी सेम सिनेरियो है, बच्चे सो जाते हैं पीछे। तो ऑनलाइन क्लास में हम 1 घंटे की क्लास है ना बेटा, हम 50 मिनट मुसलसल आपको पढ़ा सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं सारा, जो फिजिकल क्लास में सिर्फ 30 मिनट दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में हम हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली नजर रख सकते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं एक दूसरे के नाम को देख के कि भाई क्वेश्चन करो, पूछो। उसके बाद सबसे एंड पे आखिर में चीज बेटा, अपने माँ बाप की हलाल की कमाई का कुछ ख्याल करो। आज के दौर में हमें पता है कि घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे बेटा, माँ बाप किस तरह काट रहे हैं। ये जब आप माँ बाप बनेंगे, जब आपके सर के ऊपर आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि जेब से पैसा निकलता कैसा है। तो ठीक है, आपके माँ बाप के साथ ताल्लुक जैसे हो, रिलेशनशिप जैसे हो, लेकिन बहरहाल क़यामत के दिन आपने हिसाब देना। ये पैसे आपको तब जरूरत होंगे बेटा जब आपकी 5, 6, 7 अटेम्प्ट लग जाएंगी सीए के इंटर के अंदर, और आपका कुछ नहीं बने होगा तब तक, ये तब आपको जरूरत पड़ेंगे पैसे। अभी आपको देंगे, आपके माँ बाप लाख लाख 1.5 लाख की फीस भरेंगे, क्यों? उन बेचारों को पता ही क्या कि सीए होता क्या, उनको पता नहीं बहुत मुश्किल फील्ड है। अब जिस जिस इलाके से आए हो वहां पे 2, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, सुनी सुनाई बात है ना जी, मुश्किल है बस। आपके माँ बाप यही समझ रहे होते हैं, उनको पता होता है जी 5.5 साल में सीए हो जाता है। बेटा यहाँ पे एवरेज 90% स्टूडेंट 8 साल लगते हैं, 8 साल से ऊपर लगते हैं, कम नहीं लगते। तो आप अभी तो 1-2 साल जो है माँ बाप को कहानियां करा लोगे, गेमें करा लोगे, फिल्में करा लोगे, तो कोई मसला नहीं है। बाद में क्या करोगे? आखिर तो हकीकत आनी है सामने। अभी तो झूठ बोल दोगे जी मेरे पेपर सारे पास हो गए, क्या जी अगली फीसें ले आए, या थोड़ी सी हमारी क्लास ना लगे। आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने माँ बाप को। माँ बाप आपकी भाई जिंदगी के 60 साल गुजार चुके हैं, उन्होंने मेजर ऊंट गुजर गया, उनकी दुम भी गुजर जाएगी। धोखा आप अपने आप को दे रहे हो, आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो। कल को आपने स्ट्रेस में चले जाना है, डिप्रेशन में चले जाना है। ठीक हो गया? ओके, कोई और क्वेश्चन? टैक्स में चेंज हुई है बेटा? टैक्स में कोई चेंज नहीं हुई। हाँ, वो जो बजट वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं, कोई इस तरह की चीज तो होगी, नहीं तो कोई इसके अंदर खास चेंज हुई। वही सारे 3 पोर्शन ही है, थ्योरी का, इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का। सर मैं मार्च में लॉ के दोनों पेपर कर सकते हैं एमएफए के साथ? जी बेटा कर सकते हैं। मैं अभी इसलिए ही बता रहा था कि अगर एक बार आप लॉ की लैंग्वेज में घुस जाते हैं तो बेहतर है कि दोनों ही निकालो। ये ना हो कि एक पेपर दे लो फिर वो भूल जाए और फिर दूसरे में आओ। तो लॉ का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, अगर एक उठा रहे हो तो दूसरा साथ उठा लो। टैक्स में चेंज हुई? नहीं हुई बेटा, कोई चेंज नहीं हुई, तकरीबन 99% सेम है। सर FAR2 CMA ऑडिट टैक्स में कौन से पेपर सिलेक्ट करूं? FAR2 CMA ऑडिट पुत्र सारे ही जेने रखे हुए ने यार, ये क्या तरीका है? न पीछे बचा क्या है राबिया? FAR2 यार मेरा अपना दिमाग घूम गया। मेरी लास्ट अटेम्प्ट में ऑडिट CM R2 और BM था, BM ने मुझे बचा लिया था, तो मेरे 3 पास हो गए थे। अब आप देना कितने चाहते हो? 4 तो पेपर रहते हैं। सर कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ? 3 उठाना चाहते हैं तो बेटा
इसमें आप बच्चे R2 ऑडिट टैक्स, R2 किए बगैर बेटा ऑडिट ना करें, टैक्स CMA और R2 कर लो, फिर बहुत मुश्किल है यार, 2 कर लो, मेरी मान लो राबे बच्चे, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि 2 कर लो, जल्दबाजी ना करो, अटेम्प्ट वैसे ही एक और डालनी है तो सिर्फ 2 करो, ऑडिट टैक्स अलहदा करो, R2 CMA अलहदा करो, मेरी मान लो यार ये बात, इस बार मेरी मान लो, आगे चलने दो। मैंने भी एक बार जज्बात में होकर 5 पेपर उठा लिए थे, 5 ही याद गए थे। ओके बच्चे, कोई और क्वेश्चन किसी का? सर्वप्रतियों में से क्या हम कुछ भी कर लो यार, आप ग्रुप में A और B करने से पहले आप CSS कर सकते हो ना, वो भी कर लो, अभी तक आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यार। आपको BS अकाउंटिंग की डिग्री कौन कौन लेने जा रहा है? अच्छा बच्चे, एक बात ध्यान में रखो, अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है ना, ग्रेजुएशन शुरू कर दो अपने साथ में, ओपन के थ्रू शुरू कर दो, बहुत फायदा होता है इसका, इसके ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। ओके बच्चे, तो ये हमारा आज का सेशन था। किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी मामले में, कल हमारी इंशाल्लाह जो है वो BMBS के ऊपर क्लास होगी, तो इजाजत है मुझे बेटा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे, कामयाबियां दे, इस चीज को छोड़ दें कि स्कीम आ रही है क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता पुत्र, ये भी पास करने हैं वो भी करने ही थे, ये कौन से आसान है, ये पहले वाले कौन से आसान थे? अब मुझे एक बात बताओ, पहले कौन से आप लोगों ने अन्नी पाई हुई थी तो भाई धड़ाधड़ पेपर निकल रहे हैं, नई स्कीम आएगी, तो अब हमारे जो है ना वो पेपर पास होना रुक गए हैं, पहले केड़ी अन्नी पाई हुई थी है। तो अल्लाह ताला आप सबको ढेरों कामयाबियां दे, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी 1 हफ्ता है, चिल मार लो, मैक्सिमम 1 हफ्ता, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, किसी किस्म की कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना, डबल माइंडेड नहीं होना, ये चक्रों में नहीं पढ़ना कौन सा टीचर बेस्ट होता है, ये नहीं होता, आपको जिसकी समझ आती है आपके लिए वो बेस्ट है। आप किसी के खाने पे कहने पे जहर खा लोगे, हो सकता है एक बंदा जहर खा के बच जाए, आपको कहे जी मैं बच गया हूँ, खाओ मीठा होता है, आप खा लोगे? तो बेटा 6 महीने किसी के कहने पे वेस्ट नहीं करते जी फलाना टीचर अच्छा है, सारे टीचर होते होते हैं, आप पढ़ो, आपको समझ आए, कंटिन्यू करो, दैट्स इट। कम से कम अपने काम के लिए आप खुद तो रिस्पॉन्सिबल होगे ना कल को, ये तो नहीं कहोगे यार उसकी वजह से मैं फेल हो गया। ठीक है बच्चे, ओके जी, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे। आई थिंक हमारी आज की क्लास का हक अदा हो गया है, तो किसी को कोई शिकायत गिला शिकवा हो तो कल की क्लास में आपने कर लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज। वेलकम बेटा जी, वेलकम वेलकम जी, अब चले भी जाएं, मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ओके